हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाता हूं। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ आदित्य जैन मनिया साहब आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम दवे जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, जबलपुर के चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शरद जी, इस बजट पर, मध्य प्रदेश के बजट पर पूरा आप लगातार बजट की कॉपी से आप विश्लेषण कर रहे थे, एक नज़र में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक वही जो एक बात है कि बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में पेश हुआ बजट है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं उम्मीद की तरफ देखना चाहूँगा, और वो उम्मीद निश्चित तौर पर विकास दर जो मध्य प्रदेश की है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है कि 19.74, और देश के सबसे तेज़ डेवलपमेंटल ग्रोथ वाले स्टेट में मध्य प्रदेश इस ग्रोथ रेट के साथ शामिल है। तो विकास दर का अधिक होना काफ़ी उम्मीद जगाता है। इसके और जो पक्ष हैं वो तो हम विशेषज्ञों से समझेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि जो कुछ भी नुकसान हमें हुआ है कोविड की लहर में और कोविड की वजह से, क्योंकि निश्चित तौर पर टैक्सेशन जो है उससे जो राजस्व प्राप्ति है वो बहुत सिकुड़ी है, और राजस्व घाटे का बजट ये बताता भी है कि इसका असर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि राजस्व घाटे के बजट के तौर पर आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिस्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ ही नहीं है, देश के लगभग सभी राज्य इन चुनौतियों से जूझे हैं, और इन चुनौतियों के बीच में मध्य प्रदेश की विकास दर का तेज होना और 19.74 के आसपास होना, ये काफ़ी उम्मीद जगाता है। आदित्य मनिया जी मेरे साथ हैं जी, मैं उनसे समझना चाहूँगा कि विकास दर अगर हमारी इतनी बेहतरीन है, प्रेम दुबे जी भी हैं हमारे साथ, उनकी तरफ भी मैं चलूँगा, लेकिन पहले आपसे समझना चाहूँगा कि विकास दर का 19.74 होना, और जैसा क्लेम सामने आया है कि हम देश में इसमें काफ़ी बेहतर रैंकिंग वाले स्टेट्स में हैं, तो ये क्या बता रहा है कि उत्पादन और ये तमाम चीज़ें बढ़ी हैं या बढ़ने की तरफ संकेत है, और आगे हम काफ़ी हद तक इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से उबरने की स्थिति में हो सकते हैं? शरद जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से विकास दर आई है बजट में, चौंकाने वाली है दूसरे राज्यों को भी। लेकिन हम अगर इसके थोड़ा सा पीछे जाएं, पिछले 6-7 महीने से तो लगातार सरकार ने प्रयास किए हैं कि हर क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़े, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए लोन भी दिए जाएं, और सरकार ये चाहती है कि क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, हमारे यहाँ माइनिंग्स नहीं है, इसलिए सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो हम सर्विस सेक्टर के तौर पर हमने बहुत अच्छी उन्नति करी है। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री के अलावा माननीय केंद्रीय मंत्री जो सिंधिया जी हैं, उनके अलावा श्री मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पूरे देश के हर राज्य को सहायता दी है, और उस राज्य को सहायता देने के बाद जो धीरे धीरे कोरोना के बाद जो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ी है, उसका असर मध्य प्रदेश में ज्यादा में दिख रहा है। लेकिन ये उम्मीद है, आपको रोकना चाह रहा हूं ताकि हम और विस्तार से इस पर बातचीत कर पाए। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देंगे, बजट पेश करने के बाद कुछ मुख्य बिंदुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोकस किया है, जरा उन पर हम नजर डाल लेते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है, और ये देश के सभी राज्यों से बड़ी बढ़त है, ये बड़ी विकास दर है। ये हमारी आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी यह नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। वो इस तरह की असंसदीय
परंपराएं डाल रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। जी, ये आपने सुना। आदित्य जी, आप अपनी चर्चा जहां आगे आपने छोड़ा था उसे वहीं से पूरा करेंगे। और दूसरा ये कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये जो आर्थिक वृद्धि हुई है ये क्या है। जरा, ये थोड़ी सी मोटी बात जरूर है, लेकिन कैसे इसे समझें, एक आम आदमी क्या समझे, एक व्यक्ति जो रोजगार पाना चाह रहा है वो कैसे समझे, जरा इस पर एक थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए, इसके सबसे पीछे बड़ा कारण जो है वो कम ब्याज दर होने का है। मध्य प्रदेश में लोन की ब्याज दरें पूरे देश में ही कम है। मध्य प्रदेश में विशेष सब्सिडी दी गई। दूसरा, जो वर्क फ्रॉम होम जो हुआ है, जिससे हमारे प्रदेश में जो रेवेन्यू आया है, जो सैलरी आई है पिछले 2 साल में लगातार, और जो खर्चा बढ़ा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है। ये 2 मेन बड़े कारण सामने आए हैं। तीसरा, हमारे यहाँ कुछ जगह पर उत्पादकता बढ़ी है और हमने दूसरे प्रदेशों को और दूसरे देशों को हमने जो एक्सपोर्ट किया है उससे भी हमारी ग्रोथ बढ़ी है। ये सब चीज़ें इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, मौसम अनुकूल रहा, सरकार की योजनाएं, नीतियां और सरकार का प्रोत्साहन अगर ये सभी चालू रहा तो हम इसी तरह की ग्रोथ और आगे बढ़ाएंगे। आम जनता को ये सोचना पड़ेगा कि अगर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के पहले हमने देखा था कि पेट्रोल हमारे सीमित दायरे में है, वैट भी सरकार ने कम किया, वहां से चलिए आप, जो ग्रोथ शुरू हुई जब पूरे देश में राज्य सरकारों ने वैट कम किया था, उन सब चीज़ों पर, और साथ में मार्केट में बहुत तेजी से डिमांड बढ़ी है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ी है, वो हमारी ग्रोथ का मुख्य कारण है। बिंदु बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, इसके बढ़ने से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आज के बजट में आपने देखा होगा कि नए औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए चार्जेबल स्टेशन, ये धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत है। आने वाले अगले 2 सालों में हमारे देश में, देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योग लगने की उम्मीद है, इसलिए ये तैयारी चालू है। और जो ग्रोथ रेट और शिक्षा पर जो सरकार ने अपना बजट फोकस किया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए, और शिक्षा के ऊपर जो सरकार फोकस कर रही है, ये सभी चीज़ का एक बात का इशारा करता है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश में हम स्किल पावर लाना चाहते हैं और उसके माध्यम से हम उद्योगों को निमंत्रण देंगे। बस हमारे प्रदेश में एक तकलीफ है कि उद्योगों को लगाने के लिए हमारे यहाँ सिंगल विंडो नहीं है। मैंने बंसल न्यूज़ के माध्यम से कई बार सरकार को चेताया कि आपके मध्य प्रदेश में 15 जगह परमिशन लेनी पड़ती है, और यही कारण था कि हमारे प्रदेश से बड़े बड़े उद्योग दूसरे राज्यों में चले गए। आप एक गुजरात मॉडल को लीजिएगा, सिंगल विंडो स्कीम है, वहाँ उद्योग लगाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट खुद अप्रोच करता है। बस मैं चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी से, बंसल चैनल के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के से कि आप मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो चालू करिए। निश्चित तौर पर हमारा भविष्य उज्जवल है प्रदेश का। प्रेम दवे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूं जबलपुर से। प्रेम दवे साहब, सबसे पहले तो इस बजट पर आपका रिएक्शन, उसके बाद किस तरह की मांगे थी, क्या मिला है और क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ रही है, यानी कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। देखिए, ऐसा है, कोरोना महामारी के बाद लगातार 2 वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र चारों पे पूरा कष्ट झेल रहा था। आज बहुत सारी तकलीफ़ों में ये छोटे व्यापारी वर्ग और छोटे उद्योगपति वर्ग पूरे मध्य प्रदेश का रहा है। आधे समय काम बंद रहा, प्रोडक्शन नहीं था, चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं, लोहा, आयरन, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट परचेजिंग पावर पे लोगों के पड़ गया। परचेजिंग पावर कम होने से लोगों में एक बात ये आई कि हमको पैसा जो है घर में बचा के रखना है। तो सरकार ने जो ये प्रयास करी बजट के अंदर कि किसी तरह बजट में इससे उभारने का बजट होना चाहिए था, कि मतलब कैसे हम उभर पाएँ,
और कैसे ये छोटा एंटरप्रेनर है, जो छोटा हमारा समाज का नया छोटा उद्योगपति है, छोटा व्यापारी है, ये कैसे जीवित रहेगा, इस पे सरकार को कुछ पैकेज लाना चाहिए था। आज जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर हाउसिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, सबसे ज़्यादा काम धंधे देने वाले 16 क्षेत्र उसके अंदर जुड़े हुए हैं, चाहे टाइल्स हो, चाहे पेंट हो, चाहे छोटा, उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदुस्तान के अंदर रजिस्ट्री मूल्य में मध्य प्रदेश के अंदर है। आज क्या बात है कि आप 13% तक का टैक्स ले रहे हो रजिस्ट्री मूल्य पे। सरकार को सोचना चाहिए कि जो रोजगार सबसे ज़्यादा काम कर रहा हो उसको टैक्स अगर गिरा दोगे, आज आप नागपुर चले जाएं हमारे यहाँ से, तो नागपुर में वहीं पे 6% 7% पे टैक्स पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं प्रॉपर्टी की, हमारे यहाँ 12-13% पहुँच जाती है। तो ये इससे वो क्षेत्र जो कि रोजगार सृजन कर रहे हैं उनको मौके नहीं दिए गए, नहीं तो बहुत तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों को काम मिलता, रोजगार मिलता। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को कि आप टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म करिए, नए क्षेत्र टैक्स में क्रिएशन करिए। आय तो जरूरी है कि आय आपके पास, तो आय के लिए नए क्षेत्र लाइए। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था एक बार कि आप वैल्यू एडिशन नॉन वैल्यू एडिशन टैक्स लगाइए मध्य प्रदेश के अंदर, और नॉन वैल्यू एडिशन छूट दीजिए। नॉन वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब यह हुआ जो रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश से दूसरे प्रदेश और दुनिया में जा रहा है, कच्चा माल, उस पे टैक्स लगाओ आप, और जो यहाँ पे वैल्यू एडिशन करे, जो यूनिट मध्य प्रदेश में डाले, मध्य प्रदेश में काम करे, उसको आप छूट दो। तो ये इससे उद्योगीकरण बढ़ेगा, काम मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से मजबूत। आप जिसे बिजनेसमैन का या चेयरमैन से जुड़े हुए, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग जुड़े हुए हैं, वो इस तरह की सोच रखते हैं, मांग रखते हैं। दिनेश गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत आपका, और पहला रिएक्शन बजट पर। देखिए विजय जी, जिन चीज़ों की अभी हम जिक्र कर रहे सुन रहे थे जी, उस सामान्य एक धारणा ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं। आप पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, रजिस्ट्री कराना महंगा है। तो सरकार, ऐसा लगता है कई बार कि सरकार ने अभी तक अपने रेवेन्यू जो है रिसोर्सेज बढ़ाने के नए साधन तलाश नहीं किए हैं। जब आप नए साधन तलाश नहीं करेंगे, उन्हीं पर फोकस रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पैनिक होगा। आप जो है सरकार जो रियायतें देती है उद्योगों में, तो उससे रोज़गार आपके बढ़ते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं कि जो उपभोक्ता है उसको राहत कैसे मिलेगी। आप भले ही नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स हाई है उससे आप क्या राहत दे रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बजट में जीएसटी के बाद यही है, क्योंकि राज्यों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है कि उसमें वो जो है टैक्स बढ़ाएं या घटाएं, क्योंकि जो भी होता है अब जीएसटी काउंसिल कर लेती है। अब तो राज्यों को केवल एक बैट बचा हुआ है जिसमें मामूली जो है अप डाउन आप कर सकते हैं, और उससे बहुत सारा आप देखेंगे कि ना कि एक चेंज आएगा। जैसे हमने देखा था कि कमलनाथ सरकार जब थी तो अचानक 20% जो है रजिस्ट्री का मूल्य घटा दिया गया कलेक्टर गाइडलाइन। साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, माफ़ी चाहूँगा, उस समय कुछ झलकियों की तरफ आगे बढ़ा, कुछ हैपनिंग सी, उस तरफ जाना पड़ा। आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फीस ड्यूटी जो है, आप जब कलेक्टर गाइडलाइन रेट वास्तव में हमारे यहाँ बहुत महंगी, जैसा प्रेम जी जिक्र कर रहे थे, अभी बीच में जब 20% कम किया गया तो हमने देखा था कि एकदम मार्केट में बूम आया था। तो जो जिस तरह से टारगेट फिक्स करके, यदि आप रेवेन्यू का टारगेट जब सरकार फिक्स करती है तो फिर लोक कल्याणकारी होने का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। हमें कर नहीं वसूलना है, हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना है, और यही एक अवधारणा है कल्याणकारी राज्य की। तो मुझे लगता है यदि आप कर नहीं लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास स्कोप भी कम है, ना आप महंगा कर सकते ना सस्ता कर सकते। जी, शरद जी, कई चीज़ें जो है इसमें समावेश की गई हैं। कई चीज़ों को समावेश करते चाइल्ड बजट पर मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि चाइल्ड बजट को लेकर हम देखते हैं कि बच्चों के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार का एक तगड़ा फोकस है, क्योंकि यही वो धुरी है जो आगे जाकर मध्य प्रदेश का भविष्य बनेंगी। तो एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, उनकी स्कूलिंग को लेकर, कॉलेजेस को लेकर कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल विजय, लेकिन उसके पहले मैं लौटना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर। जी, उन्होंने बहुत साफगोई से, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या आप रिट्रोस्पेक्शन करते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे राजनेता हैं जो बहुत सहज रूप से कई बातों को स्वीकारते हैं और ये बड़े मन से उन्होंने जिस तरह से बच्चों का जिक्र किया कि मैं विधानसभा में था और कुछ बच्चे निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि मछली बाजार जैसा लग रहा था। अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें ये मछली बाजार किसकी वजह से है, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है या महत्वाकांक्षाएं विधानसभा सदस्यों की जिम्मेदार हैं। उन्होंने समग्र रूप से पूरी इस व्यवस्था को लेकर ये टिप्पणी की है और ये अपेक्षा भी की है कि हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में और क्यों आगे बढ़ रहे हैं। जी ये बात उन्होंने इसलिए भी कही होगी कि आज भी विधानसभा का पूरा जो समय था जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष के शोरगुल की वजह से खुद वित्त मंत्री के अगल बगल बैठे सत्तारूढ़ दल के सदस्य मंत्री उस भाषण को सुन नहीं पा रहे थे और वो खुद बजट की कॉपी लेकर पढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। आमतौर पर ये सदन की परंपराएं रही हैं कि जब बजट भाषण प्रस्तुत होता है तो इक्का दुक्का टिप्पणियां आती थीं। देखिए, मूल्य और मर्यादाएं बिल्कुल वैसे ही हैं। इनका कोई बहुत आप ये कहें कि ये बहुत इनकी नींव बहुत गहरी होती है तो नींव मन में बहुत गहरी होती है, लेकिन अगर आप इन्हें बहाने पर तुल जाएं तो एक जोरदार धक्का ही काफ़ी होता है और एक बार धक्का लग गया इसको तो फिर बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये भी एक परंपरा बन जाती है कि नहीं साहब हमें तो शोरगुल ही करना है, हमें तो हल्ला ही मचाना है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। सदाबहार मंत्री कहा उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को और धीर गंभीर कहा भूपेंद्र सिंह जी को। फिर हल्के सी विनोदी शैली में ये भी कहते नजर आए कि सदाबहार से मतलब ये नहीं कि गंभीर नहीं है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो ये मुख्यमंत्री का अपना अंदाज है। सीताशरण शर्मा जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो खुद उत्कृष्ट पुरस्कार चयन समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको बाहर कर दिया गया। मुझे उनकी भी स्मृति बनी रहती है। और उन्होंने तमाम मंत्रियों जो चुने गए 2 मंत्री और इसके अलावा जो पत्रकार चुने गए और जो विधानसभा के सदस्य चुने गए उन सबको बधाई दी है। जो बात आपने कही है, देखिए इसमें 2-3 बहुत कुछ करने के लिए बजट में इस दृष्टि से बंधे हुए थे हाथ सरकार के। जो चुनौतियां थीं उनमें बजट प्रस्तुत करना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको लेकर सबको मालूम है, इसीलिए ना कोई नया टैक्स इसमें हमें नज़र आता है और ना ही कहीं कोई कर में छूट जैसी चीज़ दिखती है। जी महत्वपूर्ण बात है कि डीए में एक बड़ी ग्रोथ की घोषणा की गई है जो कर्मचारियों की तरफ फिर सरकार के ध्यान केंद्रित होने की तरफ इशारा करती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मसला जो काफ़ी लंबे समय से अटका है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं करीब 1215, नर्सिंग की सीटें बढ़ाई गई हैं। और जिस तरफ आपने इशारा किया तो चाइल्ड बजट की जो बात की गई करीब 27,000 करोड़ के आसपास का जो प्रोविज़न हमें नज़र आता है, ये एक नवाचारी कोशिश ज़रूर है और इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित तौर पर नौनिहाल जो हैं वो भविष्य हैं, तो चाइल्ड बजट एक अच्छा प्रोविज़न है, एक अच्छी कोशिश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ये 3 समाज के ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको लेकर हम ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं समाज में कि संवेदनशीलता का जो स्तर है वो उतना संवेदी नहीं है, ना हमारा तंत्र ना हमारा समाज। तो बेहतर ये होगा कि बजट प्रोविजंस के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सोच के साथ आनंद विभाग का भी गठन किया है, मुझे लगता है कि हमें इन तीनों ही समाज के बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को लेकर एक संवेदनशीलता का नज़रिया डेवलप करना चाहिए कि बुज़ुर्ग अगर कोई वरिष्ठ नागरिक गया है सरकारी दफ्तर में तो उसके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, चाहे वो बैंक गया हो तो हमारा नज़रिया कैसा। और ये सब कुछ सरकार पर नहीं निर्भर करता कि एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है 2 घंटे से लाइन में और किसी की तवज्जो नहीं है, पेंशन के लिए आया है वो मजबूर है, एक महिला है वो बहुत देर से परेशान हो रही है, एक बच्चा है उसकी पीड़ा हम नहीं देख पा रहे। तो एक सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। विजय जी,
शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाकी मेहमान भी है, धीरे धीरे मैं उनके पास भी पहुंचूंगा क्योंकि दो शरद जी, लेकिन आज जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का बजट आया, एक रिएक्शन उसका आप पे ज़रूर लूंगा मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बजट ने ये कह सकते हैं कि हमने दो तस्वीरें देखी आज। एक मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें, लगातार हम दर्शकों को दोनों जगह की तस्वीरें पैरेलल दिखा रहे थे। एक अंतर यह दिखा कि बजट पढ़ने से पहले विरोध, हो हल्ला, शोरगुल में सदन का डूब जाना। एक सदन की वो गरिमा थी, वहां किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं, एक सदन की गरिमा यह थी छत्तीसगढ़ में कि विपक्ष तालियां बजा रहा था। वो संख्या में जरूर कम थे, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं थी। निश्चित तौर पर हित चिंतन की बात भी थी उनके जी। सदस्यों के, और वो समग्र रूप से थी, किसी दलीय घेरे में वो कैद होकर नहीं रह गई थी जी। लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो बात की है, हमें ये ज़रूर देखना होगा कि इस ऊपर और नीचे, ऊपर उठाने और नीचे गिराने की राजनीति में हमारा लोकतंत्र तो कहीं क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है, उसको तो चोट नहीं पहुंच रही है, वो तो कहीं घायल नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा है लोकतंत्र, सबसे बड़ा है देश जी। और देश का अभिमान, उसका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। और जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि विधानसभाएं और लोकसभा हमारी ये मंदिर हैं लोकतंत्र के, और यही वजह है कि आप अगर पीछे चलें 15-20 साल पहले, तो लोकसभा या विधानसभाओं की मर्यादा और मध्य प्रदेश विधानसभा की मर्यादा की चर्चा तो पूरे देश में होती थी कि वहाँ अशोभनीय दृश्य आपको कभी नहीं दिखे। अपवाद स्वरूप कुछ घटनाक्रम जो 90 के दशक में कभी उठे होंगे, चप्पल चूड़ी कांड जैसे, तो उसके अलावा आपको कभी मध्य प्रदेश विधानसभा में याद नहीं आता होगा कि मार्शल की ज़रूरत पड़ती है या फिर सदस्यों के बीच में हाथापाई जैसी नौबत आती है या चीखने चिल्लाने की मर्यादा स्तर को पार करती है। छत्तीसगढ़ में जो बात आपने कही है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भूपेश बघेल एक ऐसे राजनेता भी हैं जो अपने एजेंडा को लेकर लगातार आगे चल रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी बढ़ रहे हैं। जिस तरह से नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, जो उनका ये नारा है कि वो उसको लेकर, और यही वजह थी कि आज आप देखिए कि एक बड़ा नवाचारी प्रयोग उन्होंने किया। आमतौर पर लेदर का जो ब्रीफकेस होता है, छोटा सा बजट भाषण वित्त मंत्री उसमें लेकर जाते हैं जी, लेकिन उन्होंने गोबर से बना हुआ बैग वो लेकर आज विधानसभा में बजट भाषण के दौरान पहुंचे थे। और भारतीय सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, और बड़ा सांकेतिक प्रयोग था कि आप गोबर से बना बैग, जिसको गौठान समूह रायपुर का है महिलाओं का, जो इस तरह के बैग्स और गोबर से बनी रचनात्मक शिल्प से जुड़ी वस्तुएं बनाती हैं, उसमें लेकर वो गए। और कर्मचारियों पर फोकस उनका भी रहा। अगर मध्य प्रदेश में डीए के ज़रिए शिवराज जी ने ये कोशिश की है कर्मचारियों को संदेश देने की, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को मिलेगा। 13,000 शिक्षकों की भर्ती से उन्होंने ये बताया है, 6,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की बात भी है मध्य प्रदेश में, तो इससे कर्मचारियों के लिए संदेश है और रोजगार के लिए भी संदेश है। और उधर उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है भूपेश बघेल जी ने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। मध्य प्रदेश में भी ये मांग है, हालांकि अभी ये विचारणीय मध्य प्रदेश में नहीं है, ऐसा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी का कहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लागू करके उन्होंने कर्मचारियों को एड्रेस करने की एक कोशिश की है। और जिस एजेंडा को लेकर भूपेश बघेल आगे बढ़े हैं, चाहे किसानों की बात करें, क्योंकि पिछली जो उनकी सरकार है वो किसानों के प्रचंड समर्थन पर ही लगभग 3/4 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है। इसलिए भूपेश बघेल ने कभी भी किसानों को विस्मृत नहीं किया है और किसान उनके एजेंडा में बराबर रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने 600 करोड़ ग्रामीण औद्योगिक पार्क की उन्होंने बात की है, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे उस बैग का जो कि गोबर के कवर का बना हुआ है, चाहे वो दिए हों, दिए के बाद राखी, राखी के बाद अलग अलग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स के बाद बजट बैग जो है वो क्या गोबर का हो सकता था, किसी ने सोचा नहीं होगा। ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं। और एक रिएक्शन आपका शरद जी इस पर भी चाहूंगा, फिर मैं दिनेश गुप्ता साहब से भी इस पर मैं रिएक्शन लूंगा बतौर पत्रकार, वो कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी। आप देखिए कि हमेशा कुछ नवाचार करते हैं और वो नवाचार छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ होता है, वहां की जनमानस से जुड़ा हुआ होता है, एक छत्तीसगढ़िया खालिशपन उसमें नजर आता है, बिल्कुल ठेठपन जिसको हम कहते हैं। शरद जी बिल्कुल ठीक है। और जैसे मध्य प्रदेश में हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक लोकप्रिय संबोधन देखते हैं, मामा जी,
तो भूपेश बघेल जी का एक लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी में कका, बिल्कुल तो उनके लिए कहा जाता है कि कका हैं। तो कका जो हैं वो अपने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नरवा गरवा गुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, यानी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी हैं कि हम किस तरह से जो गांव में नालियां हैं उनको किस तरह से गौठान हैं, किस तरह से गौधन का हम संवर्धन करें, और इसको लेकर वो आगे बढ़ते रहें। और आपने देखा भी होगा कि छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण पर्व हैं, चाहे वो हरियर तीज हो या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, या वो जो एक और ग्रामीण जो पर्व होते हैं, तीज त्यौहार, उनको लेकर भूपेश जी बहुत सक्रियता से आगे बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर उनका ये प्रयोग याद रखा जाएगा, एक नवाचारी प्रयोग है उनका, निश्चित तौर पर। जी जबलपुर की तरफ बढ़ता हूं। प्रेम दुबे साहब लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम दुबे जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश के बजट में कही गई है कि जो नए रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उद्योगों के लिए ज़मीन दी जाएगी। छोटे बड़े उद्योग कौन हैं वो ज़रा बजट को विस्तार से पढ़ने पर समझ में आएगा। तो कई बार हम क्लस्टर की बात करते हैं, कई बार क्लस्टर बनते भी हैं, और कई बार क्लस्टर को बनने से लेकर उस तक पहुंचने में भी, हम चाहे इंदौर से लेकर खंडवा तक में कई सारे क्लस्टर के बारे में बातचीत हुई, लेकिन योजनाएं कई बार रुक जाती हैं। ऐसे में उद्योगों के लिए ज़मीन देना, और वो ऐसे मौके पर हो जहां हाईवेज हो, 4 लेन्स बने हुए, NH बने हुए, मध्य प्रदेश में लगातार NH बन रहे हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा प्रगति का आपको आगे आसार नज़र आता है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण के लिए ज़मीनों में सस्ती ज़मीनें दी जाएंगी और सब चीज़ें होंगी। कोई भी स्टार्टअप होता है या हमारा छोटा एंटरप्रेन्योर होता है, छोटा उद्योगपति होता है, वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी वो अपना उद्योग स्थापित करे अगर वो डालना चाहता है, और जल्दी से जल्दी वो मार्केट में आ जाए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है कि यदि हम उद्योग डालने जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें महीनों हमको लग जाते हैं, सब विभागों से परमिशन लेते हुए, उसको निराकरण करते हुए। और आज भी एक पटवारी से काम कराना कितना कठिन है। अगर जमीन की नपाई लगवा रहे उद्योग में आप कहीं, तो कितनी कठिन है। कई विभागों का घुसा होना, कई विभागों का वो होना, प्लग एंड प्ले सिस्टम जो सरकार की चाहत थी वो क्यों नहीं सरकार बनाती? इसी पर मैं रोक रहा हूं आपको। इसी पर आदित्य जैन मनिया साहब भी यही कह रहे थे कि एक सिंगल विंडो होनी चाहिए। आपने यही कहा था मनिया साहब कि एक सिंगल विंडो हो ताकि इन सारे पचड़ों से बचा जाए। मैं एक बार फिर रुक करूंगा उस बाइट की तरफ बढ़ूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट के बाद कुछ कहा था, वो भी जरा दर्शकों तक पहुंचाएं क्योंकि एक लंबा समय लग रहा है, वो भी सुन लेते हैं। जब नाश, फिर से कर रहा हूं, जब नाश किसी का आता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। आखिर बजट सत्र होता बजट के लिए। जनता बजट सुनना चाहती थी। अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, गरीब, हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने, देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी यह नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं।
केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से बड़ी बढ़त है, ये बड़ी विकास दर है। ये हमारी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज का बजट केवल मंत्री और अधिकारियों ने नहीं बनाया, ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। जनता के सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रेरित है कि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति का बजट है। ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। सर्वव्यापी मतलब प्रदेश के हर एक अंचल का ध्यान रखा गया है और सर्वव्यापी यानी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। गरीबों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं, अब केवल मकानों के, गरीबों के मकान के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहली बार रखी गई, पहले से 4 गुना ज्यादा लगभग। राशन का सवाल हो, इलाज का सवाल हो, शुद्ध पीने का पानी हो। अब पानी गरीब की भी जरूरत है। जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। यह किसानों का बजट है। फसल बीमा योजना हो, किसानों को राहत की राशि हो, किसानों को बिजली पर सब्सिडी हो, किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देना हो, किसान के अनाज को खरीदने का प्रावधान करना हो और उसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना हो। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान किए गए। ये बजट महिलाओं के उत्थान का भी बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना 1400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। आजीविका मिशन अद्भुत काम कर रहा है। बहनों की आजीविका के लिए प्रावधान। संबल योजना के लिए फिर से बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू होगी। महिला उद्यमियों को लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। ये महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बजट है। पहली बार चाइल्ड बजटिंग, इसमें बच्चों के कल्याण की योजनाओं को विभिन्न विभागों के एक जगह लाया गया है और बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सीएम राइज जैसे स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस बजट में अधोसंरचना के विकास पर जो खर्च किया जा रहा है उसके लिए मैं वित्त मंत्री को विशेष रूप से बधाई देता हूं। 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सड़क के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधोसंरचना पर व्यय किए जा रहे हैं। और अधोसंरचना पर जब पैसा खर्चा होता है तो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है
और उससे रोजगार के अवसर और सृजित होते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए प्रावधान, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं, रोजगार दिवस मना के रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो, MSME या बड़े निवेश के लिए भी जो हमने योजनाएं बनाई है उसके लिए प्रावधान। तो अलग अलग योजनाओं पर किस तरह खर्च किया जाएगा, बजट में क्या कुछ खास रहेगा, कैसे अधोसंरचना के लिए खर्च किया जा रहा है, मनरेगा में किस तरह खर्च किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज के लिए किस तरह खर्च किया जा रहा है, ये तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ प्रेम दुबे साहब अभी नहीं है, बाकी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। शरद जी, सबसे पहले तो एक बात, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन प्राकृतिक संसाधन छत्तीसगढ़ की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि दर्शक अगर देख रहे हो और अगर तुलनात्मक अध्ययन में अगर वो लग जाएं तो छत्तीसगढ़ की अपनी पृष्ठभूमि है, वहाँ का अपना एक मसला है, वहाँ की अपनी आय अलग है, स्रोत अलग है, मध्य प्रदेश की अपनी आय और स्रोत अलग है, और उन सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र पर फोकस किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है ये बात। मध्य प्रदेश का बजट का आकार काफ़ी बड़ा है, बड़ा राज्य है जी। 7 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, छत्तीसगढ़ की करीब करीब 3 करोड़ के आसपास आबादी है, तो वो रिफ्लेक्शन दिखता है। करीब करीब वहाँ 1.5 लाख हज़ार करोड़ के आसपास का बजट है, हमारा बजट 2.5 लाख हज़ार करोड़ से अधिक का है। और निश्चित तौर पर जो बात आपने कही है, इसीलिए वहाँ जो उन्होंने बजट प्रस्तुत करते हुए जो बात कही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 11 पॉइंट समथिंग अगर GDP से देखें तो ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ की नज़र आ रही है जी। और छत्तीसगढ़ सरकार का ये भी इसमें कहना है, दावा है कि ग्रोथ रेट जो है 3% की औद्योगिक है वहाँ, और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये राष्ट्रीय औद्योगिक ग्रोथ की औसत दर से अधिक है, 3 पॉइंट समथिंग की जो ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ की है। और उन्होंने इसी तरह कृषि में या सर्विस सेक्टर में सब में क्लेम किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कि सभी में ग्रोथ रेट आगे है। तो छत्तीसगढ़ के पास अपने जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं जी, और ख़ास तौर से जो माइनिंग उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, खनिज और उससे जुड़ा हुआ जो रेवेन्यू है वो उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन दोनों ही राज्यों में अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें 2023 की झलक दिखाई है। उन्होंने 2023 का जो बजट दोनों राज्यों का होगा वो तो पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा हुआ होगा, लेकिन एक साल पहले का, चुनाव के ठीक एक साल पहले का, मतलब करीब करीब 17-18 महीने पहले का ये जो बजट हम देख रहे हैं, इस बजट में भी आपको झलक मिल गई है। संबल योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, फिर से उसके लिए बजटरी प्रोविजंस बढ़ाए गए हैं। लाडली लक्ष्मी जो मुख्यमंत्री जी की बड़ी फ्लैगशिप और मध्य प्रदेश की बड़ी फ्लैगशिप योजना रही है, उसका पार्ट 2 आरंभ हुआ है। जैसा उन्होंने घोषणा की कि 25,000 रुपये महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए, कॉलेज एजुकेशन के लिए रखे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कर्मचारियों की तरफ दोनों राज्यों की सरकार लौटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मसला है और मध्य प्रदेश सरकार भी मुझे लगता है कि आगे जाकर इस पर ज़रूर फैसला करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि कर्मचारियों ने दिवाली मनाई है आज, और वो काफ़ी खुश रहे हैं, पटाखे फोड़े गए हैं और तमाम कर्मचारियों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसके कई फ़ायदे हैं। तो उन फ़ायदों को लेकर करीब करीब 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी छत्तीसगढ़ के जो हैं इस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से लाभान्वित होंगे। और मध्य प्रदेश में भी DA 7 से 31% करने का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है। 2,000 से लेकर 5 से 7,000 रुपये तक की तनख्वाह में से फ़र्क पड़ेगा, अंतर बढ़ेगा, वृद्धि कर्मचारियों को और अधिकारियों को मिलेगी। और निश्चित तौर पर इस महंगाई के दौर में अगर सीधे तौर पर आपकी तनख्वाह में इस तरह की वृद्धि होती है तो ये कर्मचारियों की तरफ लौटने की बात है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही राज्यों में जो फोकस है वो कर्मचारी और किसान हैं, और निश्चित तौर पर यही होना भी चाहिए। बाकी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो कोविड की छाया जो तीनों लहरें हमने अब तक देखी हैं और उससे जो आर्थिक संसाधनों पर असर है दोनों राज्यों में है,
बहुत विश्लेषण के लिए दोनों राज्यों के बजट में अगर आप कोई बिंदु देखेंगे, मैं बहुत अधिकारी नहीं हूँ इसका, एक्सपर्ट्स इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे, आदित्य जी इस पर बता पाएंगे क्योंकि दोनों राज्यों के बजट को उन्होंने देखा समझा। जी आदित्य जी, एक रिएक्शन आपका इस पर। साहब, इन दोनों बजटों में गण के लिए तंत्र ने इस बार ग्रोथ का मंत्र दिया है। कहीं कहीं खुशी है और कहीं जो निराशा है वो निराशा नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों को कुछ मिला नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि किसानों के लिए केंद्र सरकार कर रही है, फिर भी राज्य सरकार है। हम एक नई बात पर आएंगे कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। अभी हम पिछले 11 दिन में देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो हिंदुस्तान के छात्र फंसे थे, लगभग 40,000 स्टूडेंट्स एमबीबीएस जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगी, क्योंकि उन जो भविष्य है उनका वो अधर में लटक गए। अब चाहे कीव में या खारकोव में, अब उनके जो आगे की पढ़ाई है वो आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश को इसका श्रेय लेना चाहिए। केंद्र सरकार से मिलकर जो नियम है उनको को शिथिल करें, जो नए नियम बनाए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को एनआरआई के रूप में सीट दें और उन छात्रों का भविष्य बनाए। दूसरी बात, उद्यान की फसल के लिए उनके भंडारण पर बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, उन्होंने भी उसके लिए एक काफ़ी बड़ा दिया। दुग्ध संघ के लिए, गौ सेवा के लिए जो हम देख रहे थे कि पिछले 2 महीने में जो मध्य प्रदेश में गौ सेवा के जो गौ सेवा यहाँ चलती हैं, जो वहाँ शालाएँ हैं, वहाँ बहुत नुकसान हुआ है जानवरों का, उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। तीसरी बात, जो नए औद्योगिक कॉरिडोर लगाए, सरकार को ये केवल मैं समझता हूँ बजट में नहीं रहना चाहिए। सरकार को मैं दोबारा बंसल चैनल के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि आपने जो हमको मंत्र दिया है, जो हमको औद्योगिक कॉरिडोर के लिए बात करी, उद्योगों के लिए सरलता की बात करी, इस पे आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ 23 में जो चुनाव, 24 में चुनाव, उसका रंग आने वाले समय में दिख जाए, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा जो सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान दिला सकता है। इसलिए उद्योगों को जोड़, और जो हाउसिंग सेक्टर है, आज आपने प्रधानमंत्री योजना के तहत आपने 31 लाख हितग्राहियों को बोला, लेकिन रियलिटी सेक्टर को आदरणीय गुप्ता जी ने बोला कि सबसे ज़्यादा रोजगार वहाँ से पैदा होता है रियलिटी सेक्टर से। आप उसको तैयार करिए, 16 सेक्टर उसमें तैयार होते हैं आगे आने वाले समय की। तो मैं चाहता हूँ इस बजट में जो आपने मंत्र दिया है उसको आप अमली जामा पहनाइए, और पहना के अगली बार आप और अच्छे तरीके से आइए, तब मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जो 19.7% ग्रोथ है ये 20 के ऊपर निकलेगी। जी बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात जो यूक्रेन का मसला है उससे जुड़ी मुझे लगती है, जो जिस बात को आदित्य जी ने रेफ़र किया है, क्योंकि ये भारत के लिए, मैं मध्य प्रदेश के रेफरेंस में नहीं बात करूँगा, पूरे देश के लिए ये एक मौका भी है, क्योंकि वो विद्यार्थी जो देश के बाहर जा रहे हैं और बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उनको कई बार संघर्ष करना पड़ता है, अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं, जलवायु चुनौती, और दूसरा देश का पैसा भी देश के बाहर इससे जाता है। इन परिस्थितियों में हमें ज़रूर यूक्रेन से लौटे उन मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए कोई प्रोविजंस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। अब यूक्रेन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कब खड़ा होगा, हालांकि अच्छी बात है कि अब युद्ध विराम के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन फिर भी इनमें से अनेक विद्यार्थी अब लौटना नहीं चाहेंगे सामान्य स्थितियां होने पर भी। तो हम किस तरह से भारत में ये समायोजन करें, और मुझे लगता है कि ये हमको इस पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, तो हमें अपने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे एक क्रांति की ज़रूरत है हमें, क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ ये देख चुकी हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है विद्यार्थियों की दृष्टि से, क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पेट काट कर भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजने के लिए तैयार है। तो इस पैसे को अगर हम अपने देश में ही रोक सकें और एक क्वालिटी एजुकेशन का उनका सपना भी पूरा कर सकें, और यहाँ से ये बच्चे दीक्षित होकर विदेश में जाएं, हमारा बहुत ही अच्छा स्तर शिक्षा का रहा है, हमें उसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, जिस बात को इन्होंने पकड़ा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। दिनेश जी, आप क्या ऐड ऑन करना चाहिए?
ये देखिए शरद जी, जो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल यदि हम देखेंगे इंडिया में तो सेंट्रली लोकेटेड है, तो एजुकेशन हब के लिए मध्य प्रदेश से बेहतर लोकेशन देश में आपको कहीं भी नहीं होगी। आप ग्वालियर से लेकर आप इंदौर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, क्योंकि हर ट्रेन आपको भोपाल से जाती हुई मिलेगी। पंजाब के लोग भी आते हैं, और लेकिन पूना वगैरह चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं जी। तो आप बीच में जो है मध्य प्रदेश का उपयोग कर सकते हैं, एजुकेशन हब के तौर पर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बार बार बात होती है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद राज्य अपने जो भी उद्योगपति हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं, क्योंकि पोर्ट अपने यहाँ नहीं है, सबसे बड़ी जो समस्या है। क्योंकि तो इसलिए आप गुजरात महाराष्ट्र के नज़दीक जो है लोग उद्योग लगाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश एजुकेशन के मामले में यदि देखेंगे तो सबसे आइडियल एक स्टेट होगा जहाँ जो है एक बड़ी योजनाओं के जरिए अलग अलग सेंटर बनाए जा सकते हैं। उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, मेडिकल कॉलेज भी हो सकते हैं, नर्सिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना के बाद है, ये एक मेडिकल फैसिलिटी एक बड़े संकट के तौर पर सामने आई। इस तरह की कल्पना कभी की नहीं गई थी कि कितनी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता होगी। तो जो है, जैसे हम पहले तो केवल एजुकेशन की बात करते थे, वो एजुकेशन में जो टीचरों की जब बात होती है तो टीचरों की कमी की बात होती है, तो आप टीचर तो भर्ती कर ही रहे हैं, लेकिन मेडिकल सेक्टर को आप बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाले दिनों में आपको एक स्किल्ड जो है हमारे पास वो होंगे, डॉक्टर होंगे और नर्सेज होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा। दिनेश जी, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ कि ये एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो एक बड़े उद्योग का रूप लेता है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े घराने हैं, वो सब इस क्षेत्र में उतर पड़े हैं और इन हॉस्पिटल्स की चेन चलने लगी। साथ में उन्होंने अपने इंश्योरेंस भी चालू कर दिए हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके का होता है तो हमको दो तरीके के फायदे और होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर से भी आएगा और जो बड़े घराने हैं वो भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आएंगे। निश्चित तौर पर अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी तो अपने और भी उद्योग वो चला सकते हैं। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है और इस पर निश्चित तौर पर सोचा जाना चाहिए। और दूसरा, जो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो आदित्य मनिया जी ने कहा, इस बजट में भी हमने देखा सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई है और छोटे उद्योग जो ज़िलों में हैं उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात की है। भोपाल के पास बगरौद और बैरसिया में इंडस्ट्रियल पार्क की भी बात इस बजट में हमें नज़र आती है। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में जिन नवाचारी प्रयोगों की आवश्यकता है और जिस तरह से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल तो हमें नज़र आती है, लेकिन वो पॉलिटिकल विल जिस तरह से सिस्टम के ज़रिए नीचे उतरनी चाहिए उसमें और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा नज़र आई है। क्योंकि मध्य प्रदेश, जैसा दिनेश जी ने कहा कि हम लॉजिस्टिक हब हैं, और ये बात मैं बीते 20-25 सालों से सुन रहा हूँ कि हम लॉजिस्टिक हब हैं, यानी देश के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ ड्राई पोर्ट हो सकता है, शुष्क बंदरगाह की यहाँ व्यवस्था हो सकती है। हम एक ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पर एक ऐसे बड़ा चौराहा है जहाँ उत्तर और दक्षिण से आने वाला पूरा माल यहाँ इकट्ठा होकर उत्तर और दक्षिण से उत्तर जाए और उत्तर से दक्षिण जाए। इसके लिए एक बड़े विल की ज़रूरत है, बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और जितना कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर मध्य प्रदेश का है उद्योगों के लिए, ये बहुत आश्चर्य है कि अब बिजली भी है मध्य प्रदेश में, पानी भी है, और जिस तरह का उद्योग मित्र वातावरण चाहिए वो उपलब्ध है। इसलिए मैं सिस्टम या ब्यूरोक्रेसी की तरफ मैं फिर जाऊंगा कि उन्हें अब इस पॉलिटिकल जो इच्छा शक्ति है सरकार की, इसको पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट करने में जुटना चाहिए। और पॉलिटी जो हमारी है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था और उसके कर्णधार हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको इस तरह से एक माहौल तैयार करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को खासतौर से सेंसिटाइज करके, कि मध्य प्रदेश अब बिल्कुल उद्योगपति ये मानकर चलें कि ये एक ऐसा राज्य है जहां निवेश करना हर दृष्टि से उचित है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। आदित्य जी, आप क्या जोड़ेंगे? मैं पीपीपी मॉडल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो विकसित भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल है। अच्छी बात है। और कई बड़े औद्योगिक घराने इस बात के लिए अपने एक अलग तरीके से उन्होंने चालू किया है। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, पहले भी कुछ मॉडल उन्होंने लाए हैं, लेकिन अगर सक्सेस रेट बढ़ता है तो ये पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। एक अच्छी पहले, एक अच्छी कोशिश। जहां तक आपने लाल फीताशाही की बात की है, तो उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लाल फीताशाही पर थोड़ा सा लगाम माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाना पड़ेगा। और ये मध्य प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे देश की स्थिति है जी। कि जो सोचा जाता है ऊपर से, ये दुर्भाग्य है कि उद्योग जगत को एक जिस तरह के वातावरण की ज़रूरत नहीं है, कहीं आरटीआई उनको परेशान करती है,
कहीं वो जब नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उससे वो चुनौतियों का सामना करते हैं। और कई बार तो ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो जब नीचे काम करने जाते हैं तो उनसे हिस्सेदारी की भी मांग की जाती है कि साहब आप जब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमारे लिए क्या है, यानी जो इन्फ्लुएंशियल लोग उस रीजन में होते हैं। और ये गुजरात ने या पश्चिम बंगाल ने इन चुनौतियों से अच्छे तरीके से निपट कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का बड़ा फोकस है इस पे, तो हम उम्मीद करेंगे कि चीज़ें परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगी। आप किस तरह देखते हैं दिनेश जी, दोनों ही राज्यों के बजट में चुनाव की छाया तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रही है और कर्मचारी और किसान ये केंद्र में है, आप क्या कहेंगे इस पर? शरद जी, चुनाव से पहले एक बजट और आएगा, लेकिन अभी आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि हमें आगे एक ऊंची जंप लगाना है, तो एक स्टेप और हम तैयार कर लें, क्योंकि आप अपने आर्थिक संसाधनों को भी आप मजबूत करना चाहते हैं। यदि रियायतें देनी है, जिस बजट में जो रियायतें की बात नहीं होती, जो रियायतें देना है, तो आपको हम अगले साल के लिए कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि किसी सेक्टर में आप रियायतें देंगे। क्योंकि जैसे कर्मचारी की जब बात होती, जब भी चुनाव की बात होती है तो कर्मचारी की बात जरूर होती है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए कि सरकारी क्षेत्र में जो है संख्या कम होती जा रही है कर्मचारियों की। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, तो राजनीतिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि केवल कर्मचारी के भरोसे वो चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो पेंशन भोगी, जिसको लेके पुरानी पेंशन की बात हो रही है, राजस्थान ने जब ये प्रयोग किया तो फिर उसका रिएक्शन हमने दूसरे राज्यों में देखा। तो ये एक एजेंडा सेट हो रहा है कि पेंशन भोगी जो कर्मचारी हैं उनको जो अभी कम पेंशन मिल रही है, उससे जो पुरानी पेंशन जब बहाल हो, तो किसी को भी जब आर्थिक लाभ होता है तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। दिवाली आप मनाते, तो ये जो है आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की पुरानी पेंशन की बहाली की हम कोई एक तस्वीर देखें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विजय, हम आपकी तरफ लौटते हैं। जी, एक दो और विषय हैं सर जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है कि रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि और कृषि के क्षेत्र में क्लस्टर जो हैं, हम लगातार बातचीत सुनते आते हैं। कई जगह जब हम इलेक्शन कवर करने निकलते हैं तब हमें समझ में आता है कि संतरा उत्पादक क्षेत्र है तो यहाँ कोई क्लस्टर बन सकता है, वहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता है। टमाटर या मिर्ची की खेतों की तरफ बढ़ते हैं तो तब लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है। ऐसे में जब आपके पास बिजनेस के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक सौर ऊर्जा और कृषि में इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स, शरद जी मैं समझता हूँ कि अगर छोटे छोटे इलाके जो हैं अलग अलग जोन्स में जहां आलू की खेती होती है वहां इनको आगे बढ़ाया जाए। भंडारण क्षमता, खासतौर से हॉर्टिकल्चर से जुड़े जो हमारे उत्पाद हैं जी, उनके लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता की बात की गई। देखिए, जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, अगर आप टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, टमाटर एक पेरिशेबल कमोडिटी है, या संतरा है, ये पेरिशेबल कमोडिटी है, आप बहुत दिनों तक आप इन फसलों को आप रख नहीं सकते हैं। तो इनके लिए भंडारण क्षमता का होना, और वो भी जहां उत्पादन का एरिया है उसके आसपास ही होना, क्योंकि हमने देखा है कि टमाटर कितनी बड़ी संख्या में कई बार किसान फेंकता है। लहसुन को आग लगाई गई है मंदसौर, नीमच और इसके आसपास, क्योंकि ये चीज़ें जब आपको ठीक से इनकी भंडारण क्षमता नहीं है, अगर किसान को ये विकल्प मिलता है कि उसके पास 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता हम विकसित कर रहे हैं, और इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अगर संतरा आप उत्पादक शाजापुर, रतलाम और आसपास का एरिया है, अगर वहीं इसके प्रोसेसिंग की यूनिट्स मौजूद हों जिसमें हम इससे जूस निकालने की फैक्ट्री और तमाम चीज़ें हों, उस पर आदित्य जी कुछ और रोशनी डालेंगे। नहीं, फूड प्रोसेसिंग उद्योग अभी हिंदुस्तान में बहुत इसका उज्जवल भविष्य है। हमने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से प्रोसेस फूड का चलन बढ़ा है और कई बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं डिलीवरी बेसिस पर भी और फूड प्रोसेसिंग में भी, तो सरकार के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। केंद्र सरकार तो देख भी रही है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के पास 2-3 क्लस्टर हैं, टमाटर है, आपने संतरा बताया, मक्का है, इनके फूड प्रोसेसिंग अगर उसी एरिया में नए बनते हैं तो रोजगार भी मिलेगा, किसानों को फ़ायदा भी होगा और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो है कि खाद्यान्न का नुकसान नहीं होगा। सरकार को इस पर बहुत तेज़ी से विचार करना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कुछ अर्सा पहले बंसल न्यूज़ ने कार्यक्रम रतलाम में किया था 2-3 महीने पहले। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ के पाटीदार ब्रदर्स ने, दे आर द फर्स्ट, मध्य प्रदेश में वो पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने वाइन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई अंगूर से। और इसके लिए जब उन्होंने काम शुरू किया तो
ना बहुत राजनीतिक व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को इसके बारे में जानकारी थी, और अधिकतर नियमावली जो थी वो हमने पड़ोसी महाराष्ट्र से बहुत सारी चीज़ों को हमने वहाँ से अडॉप्ट किया। तो मध्य प्रदेश की जो शस्य श्यामला भूमि है और इसमें जो किसान है, जैसे आज हमने पंजाब को गेहूं उत्पादन में पीछे छोड़ दिया, कृषि कर्मण जिस तरह से हमने निरंतर लिया है, तो मध्य प्रदेश के किसान की क्षमता और मध्य प्रदेश की उर्वरा भूमि की शक्ति इससे स्पष्ट होती है। लेकिन अब इसका फ़ायदा हमें कैश वाली जो क्रॉप्स हैं जिनसे किसान को नकदी भी तुरंत मिले, और दूसरा मध्य प्रदेश में नवाचारी प्रयोगों की ज़रूरत है। क्यों, हम कुछ ऐसे ज़रूर क्लस्टर्स हो सकते हैं जहां हम सेब भी ले सकते हैं, शायद इस पर रिसर्च होना चाहिए। हम जब संतरा ले रहे हैं, चेरी ले रहे हैं मध्य प्रदेश में, और मैंने हालांकि वो बहुत पुराने बागान हैं, लेकिन अगर बैतूल के पास कुकरू खामला में कॉफ़ी का 1945 से कॉफ़ी के बागान हैं और कॉफ़ी वहाँ पर होती है, तो फिर हम मध्य प्रदेश की भूमि यानी यहाँ अगर अलग अलग एग्री जोन हम देखें और वहाँ का क्लाइमेट देखें, तो मुझे लगता है कि जब यहाँ गुना के पास की धनिया पूरे यूरोप में जा रही है, तो मुझे लगता है जी कुम्भराज जी मैं एक रिकॉल बिल्कुल सर कराना चाहता हूँ। जब हम 2020 में, जब 2020 में जब कोरोना आया था, उसके बाद जब आत्मनिर्भर देश की दुनिया की बात हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश भी था, तो प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, एक जिला एक उत्पाद। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनकी एक क्रॉप आइडेंटिफाई है, जिसके लिए लोकल लेवल पर जो है जो भी उनके यूनिट लगाई जा रही है। अभी हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है कई जिलों में। तो आप देखेंगे ना, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो अभी बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं आ पाई हैं, क्योंकि वो छोटे उद्योग हैं। यदि 1-2 करोड़ रुपए का उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग सोचते हैं कि लोकल इन्वेस्टमेंट है। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है ऑलरेडी इसमें, लेकिन एक जो विसंगति है उस पर जिसकी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार को लिखा है, वो ये कि कई जिले ऐसे हैं उसमें जो उत्पाद नहीं होता, भारत सरकार ने उसको वहाँ डाल दिया है। यदि सपोज कीजिए प्याज यदि हरदा में नहीं होता है, तो आप हरदा में प्याज नहीं लेंगे ना, वीट ही लेंगे आप। तो इस तरह की विसंगति कई जगह हुई है, तो उन्होंने वीट का कोई दूसरा इलाका ले रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं बहुत होता है। तो चूंकि कंसेप्ट एक जिला एक उत्पाद का है, इसलिए उन्होंने एक जगह गेहूं रखा है, एक जगह मक्का रखा हुआ है। तो कई तरह के आप मध्य प्रदेश में अभी अगले चुनाव के वक्त या कभी जब हम देखेंगे तो ये वैरायटी हमको देखने को मिलेगी वहाँ। जी बिल्कुल ठीक है। जी आप क्या जोड़ेंगे आदित्य जी? मैं यही जोड़ना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भविष्य उज्ज्वल है मध्य प्रदेश का। इस तरीके से जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रियल एस्टेट सेक्टर, शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी की जो सब बातें करी हैं, अगर इसको अमली जामा पहनाया जाए तो 2023 में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। जहाँ तक फूड प्रोसेसिंग की बात है, उद्योगों को सहारा देने के लिए सरकार को बहुत आगे के स्तर तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार की कमी लगातार होती जा रही है, और ये ब्लास्ट हो उसके पहले सरकार को इसके बहुत तेजी से और जड़ से लेके एक विचार करना चाहिए कि ये जो ब्लास्ट है इसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अच्छा फोकस है। करीब करीब 4584 किलोमीटर की सड़कें बनाने की बात है और 180 पुल बनाने का लक्ष्य है। अटल प्रगति पथ के काम को लेकर भी आगे बढ़ने की बात है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीते समय में सड़कों का मेंटेनेंस, नई सड़कों का निर्माण, ये और पुल व पुलिया का निर्माण, ये सारे काम प्रभावित हुए हैं। शहरों में तो हम देख रहे हैं कि ये काम शुरू हो चुके हैं, ख़ासतौर से सड़कों का मेंटेनेंस और नई सड़कों के निर्माण की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने एक बड़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की है बीते करीब करीब 15 सालों में सड़कों की दृष्टि से। और ये आप चूँकि हम लोग मध्य प्रदेश में काफ़ी घूमने का अवसर भी मिलता ही है, कार्य से भी और भ्रमण की दृष्टि से भी, तो हमने एक बड़ी दिलचस्प बात ये नोट की कि अब मध्य प्रदेश के हर कोने में, चाहे वो राजस्थान से लगने वाला नीमच हो, आपको 8 से 8.5 घंटे लगते हैं, या उत्तर प्रदेश से लगने वाले रीवा की बात करिए, या महाराष्ट्र से लगने वाले बुरहानपुर की बात करिए, या फिर इधर आप छिंदवाड़ा और बालाघाट की बात करिए। 7 से 8 घंटा एक आइडियल टाइम है कि मध्य प्रदेश के धुर दूसरे राज्य से छूने वाले कोने तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इन सड़कों का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ तो ये फिर चुनौती बनेगा, और सरकार इसके महत्व को समझती है। विजय जी, एक महत्वपूर्ण विषय और है, अगर आप देखें, मैं तीनों खास मेहमानों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहूँगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में
23,255 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और सौर ऊर्जा के लिए 1,300 करोड़, 21,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी है, 2,500 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान भी है। तो ऊर्जा के इस क्षेत्र में और सौर ऊर्जा को लेकर भी मैं बात करूंगा, जहां सौर ऊर्जा को लेकर 1,300 करोड़ रुपए, हम रीवा और नीमच के उस इलाके की बात कर लें जहां सौर ऊर्जा को लेकर तैयारियां की गई हैं, पैनल्स लगाए गए हैं। शरद जी, मैं आपसे और जो वरिष्ठ सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट्स की बात इस बजट में की गई है और नवकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत बात इस समय पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स जो हैं इनको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे पारंपरिक थर्मल स्टेशंस हैं, वो चाहे हाइड्रो हों चाहे वो कोयले से चलने वाले हों, वहाँ निश्चित तौर पर उनकी वजह से ना सिर्फ कई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, हाइड्रो में तो कम हैं ये चीज़ें, लेकिन थर्मल पावर स्टेशंस जो हमारे हैं वहाँ ये चुनौतियाँ बहुत अधिक हैं। तो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश, जिसका जिक्र आपने किया कि नीमच का पार्क हो सोलर या रीवा का पार्क हो, जो दुनिया में अपनी रैंकिंग रखते हैं, एशिया में काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग रखते हैं, तो उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिशें हैं। अब देखिए, यही वो चीज़ें हैं जिनकी अब मध्य प्रदेश को आवश्यकता है। हमने एक प्राइमरली फेज था जो 2003 में बीजेपी का चैलेंज था कि बीएसपी फैक्टर, बिजली, सड़क और पानी, उस समय ये 3 मुद्दे ऐसे थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब करीब 3/4 बहुमत से सत्ता में लौटी थी 10 साल के बाद कांग्रेस को परास्त करके। अब आप इस पर काफ़ी हद तक बिजली, सड़क, पानी के एजेंडा को बाणसागर की वजह से आपने पूरे विंध्य रीजन को लगभग बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब ये केन बेतवा का जो नया समझौता इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ा है, ये बुंदेलखंड में एक हरियाली चूनर लेकर आएगा, ऐसी संभावना और ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश का जो फोकस होना चाहिए और जो मुख्यमंत्री जी कमिटमेंट बार बार दर्शाते भी हैं, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है एजुकेशन में, उद्योग में और नवाचारी प्रयोग जो हैं, जिनसे मध्य प्रदेश की पहचान एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पर हो, जैसी महाराष्ट्र और गुजरात की है। हमें अब उन राज्यों की जमात में एक बड़ी छलांग लगानी है, तो निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोक्रेट्स की बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी तकनीकी परामर्शदाता जो समूह है, उसकी एक बड़ी आवश्यकता एक्सपर्ट्स की अब हमें है और मुझे लगता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सोच ही रहे होंगे इस तरफ। आदित्य जी, आप क्या जोड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने कई परियोजनाएं रखी हैं जी, उसका मध्य प्रदेश को फ़ायदा लेना चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी है जी। हम देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल जो है, वहाँ उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रियायतें छोड़ रखी हैं। तो अगर मध्य प्रदेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन कंपनियों को रियायत देता है, उनके लिए सुविधा देता है, तो ये भी आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छी एक योजना होगी और इससे डेवलपमेंट हमारे मध्य प्रदेश का होगा। दरअसल कोई भी जो नवाचार प्रयोग होंगे उसका किसी एक घराने को फ़ायदा नहीं होता, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को फ़ायदा होता है। एक नई चीज़ जब पैदा होती है तो उसमें धीरे धीरे और रिसर्च बढ़ती जाती है और जब रिसर्च बढ़ती जाती है तो उनका फ़ायदा निश्चित तौर पर देश को होता है और प्रदेश को भी होता है। तो सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इस बजट में कुछ नहीं दिखा है, वहाँ भी देने। लेकिन आपने जो जल मिशन का कहा है, जल मिशन के लिए उन्होंने 6,300 करोड़ रुपए का रखा है और घर घर जल वाली स्थिति में भी मध्य प्रदेश का एक जो क्षेत्र है वो आ गया है। वो केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन फिर भी उस पर भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जी, क्या कहेंगे सर आप? दिनेश जी। शरद जी, बहुत सारे मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना कि जिस तरह का अपनी भौगोलिक स्थिति, उसमें बहुत सारे स्कोप हैं। जो सोलर पावर की जिस तरह से बात करते हैं, सोलर एनर्जी के लेकर, ये पूरे एक चुनौती है बहुत पूरे देश में, क्योंकि हम पावर प्लांट लगाने के लिए जितनी ज़मीन की हमें आवश्यकता होती है उसकी तुलना में रोज़गार वहाँ बहुत कम होते हैं। वो तो एक उसका आर्थिक पहलू है कि इतनी बड़ी आप उपजाऊ क्षेत्र उनको दे देते हैं, तो धीरे धीरे जब आप एक छत पर अपना सोलर पैनल लगा लीजिए, अपनी खुद बिजली आप जनरेट करिए। आजकल तो जो पॉलिसी भी आ गई है ना कि सरकार आपको ट्रांसमिशन, आप तो बिजली उसमें ग्रिड में डाल दीजिए, आपको जो है माइनस हो जाएगा जितना। तो ये एक जो है एक बड़े जो सब्सिडी सरकार ने रखी है वो केवल बिलों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें भी सब्सिडी है कि आप सोलर पैनल लगाएंगे। तो इससे आने वाले सालों में आप देखेंगे ना कि मध्य प्रदेश को जो है जो पावर के सेक्टर में जो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, उसे जो बिजली की जो कीमत है वो समझ
समझ में आएगी और सरकार को भी एक बड़ी राहत ये होगी कि उसे सस्ती बिजली जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं होगी कभी। बिल्कुल, आपने ये 1,40,000 रुपए में वो जो छत पर पैनल बहुत सस्ते में लग रहे हैं और उससे लोगों को जिन्होंने लगाए उनको बिजली में बहुत वो जो माइनस हो रहा है भाई उनको बहुत सस्ती पड़ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये वो मुद्दे हैं जिन पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और रिसर्च की जो बात की है आदित्य जी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें न सिर्फ एग्री मतलब कृषि आधारित शोध और अनुसंधानों की ज़रूरत है, जिसकी तरफ दिनेश जी ने भी इशारा किया कि हमारे जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनको लेकर पहले भी बात हुई है। और क्लाइमेटिक जोन के मुताबिक ही अगर आप बैतूल में कॉफ़ी बागान डेवलप कर सकते हैं, आप सतपुड़ा की घाटियों में, तो निश्चित तौर पर जैसे आप ये भी देखें कि ये पूरा पचमढ़ी से लेकर अमरकंटक तक का पूरा एरिया ये दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और जो जानकार ये जानते हैं कि देश के नामचीन जो आयुर्वेद से जुड़े घराने हैं और कई वैद्य हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नामचीन शख्सियत हैं, वो मध्य प्रदेश आते हैं और यहाँ स्थानीय लोगों से संपर्क करके जड़ी बूटियाँ ले जाते हैं। बीच में बाबा रामदेव जी से बात हुई थी, कुछ डेवलपमेंट की भी बात थी, करीब 15 साल पहले की बात है ये, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। मध्य प्रदेश सरकार को इसको भी टेकअप करना चाहिए कि आप, क्योंकि जड़ी बूटियाँ या वेलनेस जो है ये अब एक बहुत बड़ा मंत्रा हो गया है कि आपके पास आयुर्वेद, एलोपैथ, इन सब के मिक्सअप के साथ और एक बड़ा कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर, उसके साथ आपकी इन सब का एक फ्यूजन जो है वो अब बहुत काम कर रहा है। और अब इसको लेकर जो रिजिडिटी पहले थी कि एलोपैथ कहता था कि आयुर्वेद नहीं चलेगा, आयुर्वेद कहता था एलोपैथ नहीं चलेगा, होम्योपैथ नहीं चलेगा, अब ये थोड़े एक दूसरे को देखने और समझने के लिए तैयार हैं और दुनिया में कुछ ऐसे मॉडल भी सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश इस दिशा में मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ज़रूर सोच रहे होंगे इस तरफ। विजय जी, वाकई। और जिस तरह से आप तीनों ने एक ख़ास मुद्दे पर बातचीत की और एक बेहतर राह कैसे और आगे मध्य प्रदेश चल सकता है, जिसमें 3 मुख्य बिंदु रहे हैं आज, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों को लेकर अगर मध्य प्रदेश आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट बढ़ी है हम समझते हैं और जनता भी हमें दिख रही है कि आगे वो भी इसमें सहयोग कर सकती है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ ये बजट था, कहीं खुशी है तो कहीं थोड़ी बहुत निराशा भी हो सकती है। निराशा भी ज़रूरी, क्योंकि विरोध अगर सृजनात्मक है तो कम से कम खुलकर बाहर भी आना चाहिए। मैं इस पूरी डिबेट के लिए आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार बंसल न्यूज़ पर हम और भी आपको खबरें दिखाते जाएंगे, लेकिन दोनों ही प्रदेशों का बजट बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हुई और साथ ही साथ खबरों के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बंसल न्यूज़। आप देखते रहें, अपडेट आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।